माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो मेरे वो बच्चे जो +2 में अब हुए हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ क्या है। तो इन फैक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डू टू चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो आपने कहना लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत से एक्सपेरिमेंट करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया था कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। On the basis of his observations, Coulomb gave a law for the magnitude of the force of attraction or repulsion between two charges. And the numerical which I am going to solve today are based upon Coulomb's law or Coulomb's formula for the electrostatic force of attraction or repulsion between two electric charges. तो इसके लिए आपने ये फार्मूले पहले याद करने हैं कुछ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम हुज permittivity or absolute permittivity is epsilon is given by F medium equal to 1 over 4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square, where R is the distance between the two charges. और आपको पता है कि relative permittivity epsilon R is defined as the ratio of the permittivity of the given medium to the absolute permittivity of free space, that is vacuum. That is epsilon R equal to epsilon over epsilon naught, and therefore epsilon will be equal to epsilon naught into epsilon R. तो यहाँ पे epsilon की जगह मैं लिख सकता हूँ epsilon naught into epsilon R। और ये जो relative permittivity है epsilon R, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं, और इसको कैपिटल K से भी डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर प्लेस्ड। For a strictly speaking vacuum, its value is 1, and for metals, its value is infinite. और इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से हमेशा ज़्यादा होगी। और मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। So this is the formula. Then, if the two charges are placed in air, then the force of attraction or repulsion between them is given by 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. और ये जो 1 over 4 pi epsilon naught है, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 per 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे मैंने वैल्यू लिख दी है epsilon naught की 8.854 इंटू 10 पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 over 4 pi epsilon naught की वैल्यू जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इट इज़ 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन आर या कैपिटल के है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। एंड बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट्स एंड इज डायमेंशनलेस। Then remember, charge on electron is -1.6 into 10 per -19 coulomb. Mass of electron is 9.1 into 10 per -31 kilogram. Charge on proton is +1.6 into 10 per -19 coulomb. Mass of proton is about 1.67 into 10 per -27 kilogram. चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, कई बार वो क्वेश्चन में दे देता है कि अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास है या 1 है या 2 है, उनमें बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी अगर उनमें डिस्टेंस इतना हो। तो उसने चार्ज देना नहीं आपको, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इज ट्वाइस दी, होता पॉजिटिव है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस दी magnitude of electronic charge, that is +2e, and this is equal to +2 into 1.6 into 10 per -19 coulomb. तो ये बन गया 3.2 into 10 per -19 coulomb. Then mass of alpha particle is 4 times the mass of proton, और प्रोटॉन का मास मैंने आपको ऊपर बताया, तो आ जाएगा 4 into 1.67 into 10 per -27 किलोग्राम। और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.628 into 10 per -27 किलोग्राम। फिर आपने ये याद रखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम तब यूज़ करते हैं जब एक चार्ज के ऊपर हमने एक ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि मोर देन 1 चार्ज 2 3 4 5 जितने मर्जी चार्जेस के कारण फोर्स निकालनी हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड यू नो दैट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एट ए गिवन चार्ज विच इज़ नोन एज द observation charge or the test charge
due to a number of charges is equal to the vector sum of the electrostatic forces acting on that charge due to the individual charges or the various charges. और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपने, the electrostatic force of attraction or repulsion between two charges is independent of the presence of other charges in their neighborhood. तो जब भी जितने मर्जी चार्ज हो, अगर आपने किन्हीं दो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालनी है, so that is independent of the presence of other charges in their neighborhood. Now let us come to numerical problems. Problem number 1. The problem is the electrostatic force of repulsion between two equally positively charged ions. Equally positively charged, इसका मतलब दोनों पे equal positive charge है. कितना है? जो force है that is 3.7 into 10 power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 0.5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? So let us see. Let required number of electrons equal to n. इसका मतलब देखिए, आपको पता कि एटम तो न्यूट्रल होता है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो वो आयन बन जाता है, और जब आयन बन गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो मान लो n इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं दोनों जो हमारे पास आयन हैं उनमें. सो देयरफॉर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू प्लस NE, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E और n पे कितना हो गया n इंटू ई, तो क्योंकि चार्ज दोनों पे बराबर है तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू NE, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज बचता है, तो इक्वल टू n इंटू, और चार्ज की इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. अब उनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज़ 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, और आर जो है दैट इज़ 5 एंगस्ट्रॉम, और ये आपने प्लस 1 में पढ़ा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज़ 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर. सो हमने n की वैल्यू निकालनी है. सो लेट अस यूज़ द फार्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर. वी गेट F की वैल्यू पुट कर दो 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9, तो ये आ गया 9 इंटू 10 पावर 9. अब Q1 है n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, Q2 भी इतना ही है. जब दोनों की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वेयर आ गया, और नीचे आर स्क्वेयर है दैट इज़ 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 स्क्वेयर. और यू कैन से on cross multiplying we get n square equal to 3.7 into 10 power minus 9 into 25, ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 10 पावर माइनस 10 का 10 पावर माइनस 20 आ गया, और ये इस तरफ चले गए, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 इज पावर 9, और नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 स्क्वेयर, एंड देयरफॉर n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास रह गया 3.7 इंटू 10 पावर इंटू 25 ओवर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और सॉल्व करने पे ये आ गया इक्वल टू 2. इसका मतलब हर एक आयन जो है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन कम हैं. सो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ आयन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन इज़ 2. सो दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. देन सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और कंपटीशन में भी इनमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं. सो पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 9 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर, x इक्वल टू 8 मीटर, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड आवर एम इज टू फाइंड द infinity. Calculate the net force experienced by a charge of 0.1 coulomb placed at the origin. तो हमने बहुत से चार्ज रखे हर एक along x axis, हर एक की मैग्नीट्यूड 9 माइक्रो कूलम है, और उनको रखा कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर, x इक्वल टू 8 मीटर, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और ओरिजिन पे चार्ज रखा है 0.1 कूलम का. तो हमने बताना है ये जो सारे चार्जेस हैं इनके कारण जो ओरिजिन पे चार्ज रखा 0.1 कूलम, उस पर टोटल फोर्स कितनी लगेगी. तो आप देखिए, मान लो ये जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पर टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल द गिवन चार्जेस इज कैपिटल F. तो यहाँ पे आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब देखिए, क्योंकि ये जो फोर्स है ओरिजिन पे रखे गए चार्ज पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस विल हैव द सेम डायरेक्शन. यहाँ पे
पॉजिटिव हैं दोनों, 9 माइक्रो कूलम पॉजिटिव है, 0.1 कूलम भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव, सो इनकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सबके कारण दैट मीन्स the directions of the various forces acting on the charge placed at the origin due to all the given charges is the same, and you know that force is a vector quantity। और जब बहुत से वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो उनकी मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होती है। सो दैट मीन्स कैपिटल F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। F1 जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है ये 0.1 कूलम चार्ज पे, दैट इज़ ड्यू टू द चार्ज ऑफ 9 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर। F2 जो है दैट इज़ ड्यू टू द चार्ज ऑफ 9 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड सो ऑन। सो अब आपको पता है कि कूलम लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे उसने मीडियम नहीं लिखा तो इसका मतलब एयर है। सो याद रखो जब मीडियम का नाम नहीं लिखा हो कि किस मीडियम में रखा तो इसका मतलब एयर या वैक्यूम है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 आ गया यहाँ पे 0.1, Q2 हो गया 9 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कूलम है 9, उसके कूलम बनाएंगे, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ओवर डिस्टेंस x इक्वल टू 1 का ओरिजिन से आ गया 1 स्क्वायर, देन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ ओवर 2 स्क्वायर आ गया, प्लस सो ऑन, ऐसे चलते जाओ 4 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर 8 स्क्वायर आ जाएगा, फिर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आ गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया सब में से, 10⁻⁶ भी कॉमन आ गया, 9 भी कॉमन आ गया, 0.1 भी कॉमन आ गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख दूंगा 9 इंटू 10⁻⁹। सो ये F आ गया इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन आ गया, 0.1 भी कॉमन आ गया, 9 भी कॉमन आ गया, 10⁻⁶ भी कॉमन आ गया, इनटू पहले 1 बचा, दूसरी टर्म 1/4, तीसरी 1/60, फिर आ जाएगा 1/64, 1/4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 1/64 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये सिंप्लीफाई करके जो ब्रैकेट से पहले है ये आ जाएगा 81 इंटू 10⁻²। ये जो विद इन दी ब्रैकेट्स क्वांटिटी है, इट इज़ ए GP सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशो इज़ 1/4। ये आपको पता है कि GP सीरीज़ होती है जिसमें डिफरेंट जो एडजेसेंट टर्म्स हैं उनमें कॉमन रेशो होती है, जैसे दूसरी टर्म की और पहली टर्म की रेशो उतनी जितनी तीसरी और दूसरी की जितनी चौथी और तीसरी की, एंड सो ऑन। तो उसको कॉमन रेशो कहते हैं और स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम स्मॉल a से जनरली डिनोट करते हैं। और ये 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/4 से तो दूसरी टर्म आ गई, 1/4 को 1/4 से किया तो 1/16 यानी कि तीसरी टर्म आ जाएगी, 1/16 को 1/4 से किया तो 1/64 यानी कि नेक्स्ट, इस तरह प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई करते जाओ सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये GP सीरीज हो गई। एंड यू नो दैट द सम ऑफ एन infinite GP series whose first term is A and common ratio is R is given by A over 1 minus R। सो यहाँ पे A हो गया 1 और R हो गया 1/4। तो याद रखना अपने फार्मूला ये कि infinite GP series whose first term is A and common ratio is R, its sum is given by A over 1 minus R। सो ब्रैकेट्स में जो क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP series whose first term is A and common ratio is R, therefore it is A over 1 minus R। तो ये मैंने 81 वैसे लिख दिया, 10/2 लिख दिया, A हो गया 1 over 1 minus R है 1/4, सो मैंने न्यूटन आ गया। तो ये 81 इंटू 10/2 और ये आ गया 1 over 3/4 न्यूटन, 3/4 आ गया 4/3, तो ये बन गया 108 इंटू 10/2 न्यूटन यानी कि 10,800 न्यूटन, एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Then the third problem, two identical spheres of mass m and carrying charge q each, यानी कि हर एक का मास स्मॉल m है दोनों का और चार्ज दोनों पे q है, और suspended from a common point by two threads of the same length L, दोनों की लेंथ बराबर है, and it is found that the threads make an angle theta with the vertical, यानी कि each thread makes an angle theta with the vertical when the spheres are in equilibrium, calculate the value of q। तो हमने q की वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए ये हम पहले फिगर देखते हैं। ये ओ है, ये रिजिड सपोर्ट बनाई है मैंने ऊपर, ओ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये 2 थ्रेड्स हैं, हर एक की लेंथ एल है, दोनों के साथ मैंने अटैच किए हुए हैं 2 छोटे छोटे स्फीयर जिनका मास m है और दोनों पे चार्ज q है और वो लाइक चार्ज है, एंड यू नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा, दीज 2 स्फीयर्स विल रिपेल ईच अदर एंड एट ए सर्टेन पोजीशन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम एट दैट पोजीशन विल बी इक्वल टू 0। दोनों पे, उस पर भी 0 होगी, उस पर भी 0 होगी, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि किसी तरफ वो मूव नहीं करेंगे। तो मान लो जब इक्विलिब्रियम में हैं तो एक स्फीयर पहुंच गया पोजीशन ए पे, दूसरा पहुंच गया पोजीशन बी पे, और उनमें जो सेपरेशन है वो आर है, जैसे ये मैंने फिगर में बनाया। नाउ इफ कैपिटल एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज 2 स्फीयर्स, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 वो भी Q, Q2 भी Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, and that is equal to 1/4 pi epsilon naught into q square by r square. Now let us consider one of the 2 spheres, say A. The various forces acting on this sphere are: number 1, its weight mg acting in the vertically downward direction through its center of gravity. Number 2, capital F, the force of repulsion between the 2 spheres. And number 3, capital T, the tension in the string or thread which is directed towards the fixed point O. So each of the 2 spheres, दोनों पे ये तीनों फोर्सेस आ रही हैं, मैंने दोनों पे बनाई हुई हैं, लेकिन आई एम कंसिडरिंग ओनली द स्फीयर विच इज एट द पोजीशन A. इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ दीज 3 फोर्सेस। इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0। तो वो करने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए मैं कहता हूँ कि वी कैन रिजॉल्व T इंटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसने ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, तो अगर मैं ये जो mg वाली लाइन है इसको ऊपर बढ़ाऊँ सीधा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज दीज 2 बिकम alternate angles. Now T can be resolved into 2 rectangular components, T sin theta in the horizontal direction and T cos theta in the vertically upward direction. Now as you can see from the figure that F and T sin theta are in the opposite direction. Similarly mg and T cos theta are in the opposite directions. तो मैंने 3 की जगह फोर्सेस बना ली 4 और इनका रिजल्टेंट है 0 और 2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो 0 रिजल्टेंट तभी आएगा अगर दोनों जो हैं, जैसे F इक्वल टू टी साइन थीटा उसको बैलेंस कर दे और mg बैलेंस कर दे टी कॉस थीटा को। तो ये मैंने लिखा है F इक्वल टू टी साइन थीटा एंड mg इक्वल टू टी कॉस थीटा। दिस इज एन इक्विलिब्रियम। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो आ गया F ओवर mg इक्वल टू टी से टी कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F आ गया mg टेंजेंट थीटा। अब F की मैंने वैल्यू पुट कर दी, वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर mg टेंजेंट थीटा और क्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई चीज़। अब बाकी सब कुछ तो हमें दिया उसने, हमें आर नहीं दिया, लेकिन उसने स्ट्रिंग या थ्रेड की लेंथ दी है, तो मैं आर की जगह एल लेके आना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई OAC, जिसमें एंगल AOC जो है दैट इज़ थीटा, एंड देयरफॉर फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल AC over OA will be sin theta, or you can say AC equal to OA sin theta. And what is OA? That is equal to L. So AC आ गया L sin theta. And what is AC? It is half of AB and AB is equal to R. तो इसका मतलब AC आ जाएगा R/2. तो R/2 equal to L sin theta and therefore R equal to 2L sin theta. ये मैंने राइट साइड पे एक्सप्लेन कर दिया कि R जो है उसकी जगह मैंने आगे लिखा है 2L sin theta। ये कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये फिर आ गया इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg इंटू टेंजेंट थीटा एज इट इज़, और R की जगह लिख दिया 2L sin थीटा और इसका स्क्वायर आ गया, और फिर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो Q आ जाएगा 4L sin थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट mg टेंजेंट थीटा। एंड दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसने पूछा था कि बताओ Q की वैल्यू कितनी है। नाउ वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 4। टोटल चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इन सच ए मैनर दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of repulsion between them is maximum when placed at a separation d from each other. What is the magnitude of this maximum possible electrostatic force between them? तो पहले समझो क्वेश्चन को कि हमारे पास टोटल चार्ज है कैपिटल Q, उसके हमने 2 पॉइंट चार्जेस बना लिए और वो जो 2 पार्ट किए मैंने टोटल चार्ज कैपिटल Q के,
उनको उन दोनों पार्ट्स को रखा एक दूसरे से एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी, और उनकी जो मैंने ये पार्टीशन करी, डिवीजन करी, वो इस तरीके से करी ताकि जब उनको डी डिस्टेंस पे रखें तो उनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन क्यों, क्योंकि सेम चार्ज के दो हमने हिस्से किए, तो वो दोनों हिस्से जो होंगे दे विल लाइक चार्जेस, इसलिए वो रिपेल करेंगे, तो मैक्सिमम होनी चाहिए वो फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्वेश्चन ये है कि वो कितनी हो सकती है। तो लेट अस सी, मान लो जो दो हिस्से किए, एक का नाम मैंने Q1 रख लिया, दूसरे का नाम Q2, तो मैं कहता हूँ कि लेट Q1 इक्वल टू Q, तो फिर Q2 कितना हो गया, टोटल चार्ज है कैपिटल Q, एक हिस्सा कर लिया स्मॉल q, तो दूसरा रह गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब ये जो Q1 Q2 हैं, इनको मैंने कितने डिस्टेंस पे रखा, d डिस्टेंस पे। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी F, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आ गया Q, Q2 आ गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ओवर डी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट हियर कैपिटल Q तो टोटल चार्ज है वो फिक्स है, D जो सेपरेशन दे दी उसने वो फिक्स है। तो अगर F की वैल्यू को मैंने कम ज़्यादा करना है तो मैं किसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकता हूँ, स्मॉल q की, यानी कि जो मैंने पहला हिस्सा बनाया, पार्ट बनाया, उस पर जो चार्ज है स्मॉल q, वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसको कम ज़्यादा करूँगा तो नेचुरली Q2 भी कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि Q2 कितना है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ F डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल Q, क्योंकि कैपिटल Q और स्मॉल d जो है दे आर कांस्टेंट और गिवन। अब आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है कि अगर कोई क्वांटिटी y x पे डिपेंड करती है और हम चाहते हैं कि y मैक्सिमम या मिनिमम हो, देन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी 0। सो यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल F मैक्सिमम हो तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f with respect to q must be equal to 0, that is ddq of किसका, f का, और f की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, डी स्क्वेयर भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ गए, तो ब्रैकेट में रह गया डी डी क्यू ऑफ किसका, स्मॉल क्यू, फिर आगे माइनस साइन डी डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वेयर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वेयर, वो सारा 0 आ जाएगा, और ये जो डी डी क्यू ऑफ स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, एंड डी डी small q of small q is 1 minus dd q of small q square is 2 q raised to power 2 minus 1, यानी कि 2q equal to 0, और 2q equal to capital Q और q equal to capital Q by 2। therefore q1 आ गया स्मॉल q, वो कितना आ गया, कैपिटल Q by 2, और q2 भी कितना आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q1, और स्मॉल q1 कितना है, कैपिटल Q by 2, तो वो भी Q by 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में कई बार आ चुका है, और उसमें वो पूछ लेता है Q1 Q2 की रेशो। अब क्योंकि Q1 भी Q by 2 आया, Q2 भी Q by 2 आया, तो रेशो 1:1 आ गई। और कई बार वो कहता है कि ये जो एक पार्ट किया उसकी टोटल चार्ज Q से क्या रेशो होगी, तो वो एक पार्ट आया Q by 2, टोटल चार्ज है कैपिटल Q, तो दोनों की रेशियो आ गई कैपिटल Q by 2 ओवर Q, 1/2 आंसर आएगा हमारा। अगर उन दो पार्ट्स की रेशियो पूछी है तो 1:1 आएगी, लेकिन अगर एक पार्ट की टोटल चार्ज से पूछी है तो 1/2 आएगी। अब हम देखते हैं कि दो जो पार्ट किए ये आधे आधे के हो गए, और इनमें जो मैक्सिमम पे फोर्स आ जाएगी F मैक्सिमम, वो आ जाएगी कब, जब Q1 भी Q by 2 है, Q2 भी Q by 2 है। सो F मैक्सिमम आ गया। ये अगेन आई हैव अप्लाइड कूलम्स लॉ। तो F मैक्सिमम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q by 2, Q2 भी Q by 2 ओवर डी स्क्वेयर, एंड दैट इज इक्वल 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, एंड दैट कंप्लीट्स दिस। नाउ वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 5। An electron is moving in a circular orbit of radius 0.5 angstrom in hydrogen atom. Calculate the time period of electron about the nucleus. आपको पता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पास। अब जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस उसने हमें दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। और क्वेश्चन हमारा ये है कि बताओ उस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होगा, और टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम में वो एक रेवोल्यूशन पूरी करेगा। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए बताओ किस चीज़ की जरूरत होती है, कौन सी फोर्स होती है सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी,
सेंटीपीटल फोर्स, ये आपने प्लस हमने पढ़ा है। और सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला एक तो होता है mv²/r और दूसरा होता है mr⍵²। अगर तो लीनियर वेलोसिटी लेनी है तो mv²/r, अगर एंगुलर लेनी है तो mr⍵²। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, m मास है उसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, और r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया जो कि हमें दे रखा है। और आपको पता है ओमेगा होता है 2π/T, तो अगर हम ओमेगा निकाल लें तो T निकल आएगा। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो पहले तो हम उस फोर्स का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे Q1 आ गया चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या है प्रोटॉन, तो उस पर चार्ज आ गया 1 + 1.6 × 10⁻19 कूलम। Q2 आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया -1.6 × 10⁻19 कूलम, और दे रखा 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये बन गया 0.5 × 10⁻10 मीटर। अब कूलम ला कहता है कि इनमें जो फोर्स होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, वो अट्रैक्टिव होगी और उसकी मैग्नीट्यूड होगी F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब 1/4πε0 आ गया 9 × 10⁻9, Q1 आ गया 1.6 × 10⁻19, Q2 आ गया 1.6 × 10⁻19 ओवर r², 0.5 × 10⁻10²। सो मैंने न्यूटन कैलकुलेट किया तो ये बन गया 92.16 × 10⁻9 न्यूटन। नाउ दिस attractive electrostatic force will provide the necessary centripetal force, that is mr⍵² = F, and therefore omega आ गया √F/mr, और 2π/T को √F/mr, और T = 2π × √mr/F। अब ये 2π हो गया 3.142 mm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया, याद कर लेना आपने, 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दे रखा है 0.5 10⁻10, और एफ हमने निकाला ऊपर 92.16 × 10⁻9 न्यूटन। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं तो वी विल गेट इट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.38 × 10⁻16 सेकेंड, एंड दैट गिव्स अस द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. और बेटा जिन्होंने आप अभी तक बेल आइकॉन वाला बटन प्रेस नहीं किया वो कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।